Dear students, hello and welcome all of you in this video lecture. My name is Jasbir Singh, your social science teacher. तो आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान से देखते हैं कि ये क्या है। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं आपके लिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाके उनको ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि हम देखते हैं कि मनी इन यूर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों से हम बहुत कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ नहीं खरीद पाते। कहते हैं ना कि पैसे से बहुत कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आ जाता है लेकिन सब कुछ नहीं आता। तो जैसे कि हम एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पैसों से नहीं खरीद सकते, हम एक पीसफुल लाइफ या टेरर फ्री लाइफ, टेररिज्म फ्री लाइफ नहीं खरीद सकते। तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें सरकारों को प्रयास करना पड़ता है अपनी पब्लिक को देने के लिए। वी आर एक्चुअली एबल टू यूज़ ए गुड एंड सर्विस बिकॉज अदर्स इन ए कम्युनिटी वांट टू यूज़ दैम। हम किसी चीज़ को तभी यूज़ कर पाते हैं, उस फैसिलिटी को, अगर उस कम्युनिटी में बाकी भी उस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा एक विलेज है, हम किसी विलेज में या किसी सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ना चाहे तो क्या स्कूल ओपन कर पाएगी सरकार? लेकिन अगर वहाँ पे पूरी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे जो हैं उस विलेज के या उस मोहल्ले के, वो स्टडी करना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, तो सरकारों को उनके लिए फैसिलिटी का प्रबंध करना पड़ेगा, स्कूल खोलने होंगे। ऐसे ही मेडिकल फैसिलिटी है, नीड के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ठीक है, वैसे अभी भी इंडिया में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है स्टडी करने के लिए। लेकिन बहुत एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जो है एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाती हैं। पीपल डू नॉट फेस फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम व्हेन पीडीएस शॉप वर्क इन ए फेयर मैनर। अब जैसे कि पीडीएस शॉप क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर लोगों को खासकर कि पॉवर्टी में जो लोग फंसे हैं उनको पीडीएस सिस्टम के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए फेयर प्राइस पे अनाज दिया जाता है। लेकिन सभी जगह ये शॉप फेयर मैनर में काम नहीं करती, इसलिए लोगों को फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर ये पीडीएस शॉप्स फेयर मैनर में काम करें और सरकार ये फैसिलिटी लोगों को दे कि सबको अनाज मिल पाए, तो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत जगह पर देखा जाता है कि गोदामों में अनाज सड़ता रहता है और नीडी लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता। खैर, इस वक्त भारत में पीडीएस सिस्टम लागू है और अब ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया गया है। इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टेकिंग एवरेज इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ इनटू कंसाइडरेशन। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है अलग अलग नेशंस की, जहाँ पर वो एवरेज इनकम, जिसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ को देख के इनके आधार पे वो रिपोर्ट तैयार करती है, और जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किन कंट्रीज़ में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन जीने का जो स्तर है, वो कितना ऊंचा है या निम्न क्वालिटी है। लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ उन एरियाज़ में मिल रही है, पीने का पानी मिल रहा है या नहीं, एजुकेशन है नहीं, स्कूल है या नहीं, लोगों को हेल्थ के लिए भटकना तो नहीं पड़ता, हेल्थ केयर सिस्टम है या नहीं, सड़कें हैं या नहीं। ठीक है, तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो ज़रूरी होती हैं, बेसिक नीड्स जो हैं वो होती हैं। तो यूएनडीपी इस पर रिपोर्ट तैयार करती है, जिससे कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस स्लाइड में बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट बट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो इज नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ये आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप एज इट इज़ आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स का एक आंसर तैयार है।
कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्लानिंग के साथ अगर हम रिसोर्सेज का यूज़ करें, जैसे कि आज के टाइम में हम डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज की नीड होती है, लेकिन बहुत से रिसोर्स ऐसे होते हैं जैसे फ्यूल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, या दूसरी मिनरल्स हैं जो लिमिटेड हैं, जो आने वाले समय में ख़त्म होने का जिनका पूरा पूरा चांस है। तो अगर हम तरीके से यूज़ करें, सिर्फ आज को ना सोच के फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बचा के रखें, और इस तरह से यूज़ करें कि कम से कम रिसोर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएँ, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर हम आज ही रिसोर्सेज को या कुछ ही सालों में रिसोर्स ख़त्म कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स नहीं मिलेंगे, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट बट फॉर फ्यूचर यूज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब जैसे कि डेवलपमेंट के लिए हम एग्रीकल्चर के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर पे भी डिपेंड करते हैं, वैसे रेन वाटर भी है, या फिर हम नहरी पानी पे भी डिपेंड करते हैं, जो कैनल्स का वाटर है, नदियों के द्वारा आता है, जो नदियों से कैनल बनाई जाती हैं। लेकिन मोस्टली इरिगेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये लिमिटेड है और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। वाटर वैसे तो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसकी रीन्यूएबिलिटी की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, और ज़्यादा दिनों तक बहुत जितने स्पीड में वाटर रीन्यू होता है अंडरग्राउंड वाटर, उतनी स्पीड में ये रिचार्ज नहीं होता, जिससे वाटर लेवल लगातार घटता जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे हम पानी ख़त्म करते जा रहे हैं धरती का, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी की नीड है और बिना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट नहीं है। फिर ऐसे ही जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो भी डेवलपमेंट को दर्शाती है, लेकिन हम लंबे समय तक फ्यूल का प्रबंध नहीं कर पाएंगे अपने व्हीकल्स के लिए, कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की नीड है, ताकि हम प्रॉपर और जुडिशियस यूज इन रिसोर्सेज का यूज़ करें, ताकि फ्यूचर के लिए भी जो ये रिसोर्स हैं हमारे लिए अवेलेबल रहें। जैसे कि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को हम और गहराई से समझते हैं। मान लो कि हमारे लिए मिट्टी एक रिसोर्स है और उसमें हमें डेवलपमेंट करनी है, एक पौधा पैदा करना है, तो जो बीज है उस पौधे का वो आइडिया है। फिर हमारी डेवलपमेंट शुरू होती है, वो पौधा अंकुरित होता है और फिर वो एक ट्री बन जाता है, जिसके बाद वो हमें फल देता है। तो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करके हम डेवलपमेंट कर पाते हैं। अब यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कैसे है? यहाँ पर ऐसा है कि हमने लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटकम निकालने की कोशिश की है। हम नेक्स्ट स्लाइड में से और डीपली देखते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर है, हमारी जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एग्रीकल्चर निकाल पाते हैं तो वो डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। अच्छी फसल होगी तो लोगों को खाने के लिए अनाज मिलेगा और वो डेवलपमेंट करेंगे, और किसान अपनी फसलों को बेच के पैसे कमाएंगे, उनकी भी डेवलपमेंट होगी और इससे नेशन की भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हम अनाज तो हमारा बेसिक नीड है, रोटी तो हम खाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड वाटर हम फसलें पैदा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो लिमिटेड है, वो ख़त्म होता चला जाएगा। और पिछले कुछ आंकड़े हम देखते हैं तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, भारत के 300 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जिनमें बड़ी तेज़ी से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम हुआ है और बहुत ज़्यादा गहराई में वो वाटर लेवल चला गया है। आज से अगर हम 50 साल पहले देखें तो कुछ एरियाज़ जो भारत के हैं उनमें जो अंडरग्राउंड वाटर था वो 10-20 फुट पे ही मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में उन एरियाज़ में ये वाटर लेवल 400 से 600 फुट तक चला गया है, जो बहुत ही डरावनी कंडीशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमन बिना पानी के जी नहीं पाएगा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी डेवलपमेंट को इंडिकेट करती हैं, बल्कि डेवलपमेंट शब्द सबसे पहले यूज़ ही तब हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और जो है इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो करना शुरू किया और नेशन की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया। लेकिन इससे क्या होता है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने से ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स यूज़ होते हैं या फ्यूल यूज़ होता है, इसमें वाटर भी यूज़ होता है अंडरग्राउंड। तो डेवलपमेंट होती है और फिर जो रिसोर्स है उस पर बर्डन भी ज़्यादा पड़ता है। जो हमारे स्पेशली नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको हम सिंगल ही यूज़ कर पाते हैं, उनके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी डेवलपमेंट को इंडिकेट करती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, डेवलपमेंट तो होती है लेकिन फ्यूल यूज़ होता है, लेकिन ये जो फ्यूल है ये भी लिमिटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि ये कैसे लिमिटेड है और कितने साल में ये ख़त्म हो जाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या नेशन की डेवलपमेंट है, हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जिससे ये रिसोर्स दिन प्रतिदिन ख़त्म होते चले जाते हैं। और अगर हमने इसे जुडिशियस तरीके से, सही तरीके से, सोचे समझे तरीके से यूज़ नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन डेवलपमेंट के लिए उनके पास ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। वैसे तो अगर हम देखें हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के स्टॉक हैं, कोयला है, ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल, एलपीजी गैस है, सीएनजी, और हैं यानी कि मिनरल्स हैं कच्चे रूप में, न्यूक्लियर पावर भी है हमारे पास, जिससे हम अपनी एनर्जी की जो नीड्स हैं एनर्जी कंजप्शन की उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब ये स्लाइड ध्यान से देखें, ये जो ग्रीन बार्स हैं इस बार चार्ट में ये बताते हैं कि क्रूड ऑयल के जो रिज़र्व हैं वो कितने हैं। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो मिडल ईस्ट में, यानी कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन कंट्रीज़ में पाया जाता है। 89 बिलियन टन जो पेट्रोलियम है, ये जो पेट्रोल डीजल जिसे हम बोलते हैं, ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में पाया जाता है। अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए में ये 4 बिलियन टन है, और अगर पूरे वर्ल्ड को ओवरऑल देखें तो ये 137 बिलियन टन है। ये जो ग्रीन रेड बार हैं इसमें ये बता रहे हैं कि ये कितने साल तक चलेंगे, कि कितने साल में ये जो रिज़र्व हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये पेट्रोलियम जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर हम मिडल ईस्ट को देखें तो अगर मिडल ईस्ट इस पेट्रोलियम को यूज़ करता है ओनली तो 93 ईयर्स जो है ये पेट्रोलियम चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो इस पेट्रोलियम को बेचते हैं, इंडिया इन्हीं देशों से पेट्रोलियम ख़रीदता है। यूएसए के पास जो क्रूड ऑयल का रिज़र्व है वो 10 ईयर के लिए है, 10 ईयर में यूएसए का पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से आज के समय में पेट्रोलियम की कंजप्शन है, आपको ये बता दें कि फ्यूचर में ये कंजप्शन और भी ज़्यादा तेज़ होने वाली है, क्योंकि जो पेट्रोलियम पे बेस्ड व्हीकल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 43 ईयर्स में, एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि नेक्स्ट 43 ईयर्स में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा और पॉपुलेशन को पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। तो फिर हम कैसे काम करेंगे, कैसे व्हीकल चलेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट चलेगा। 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट 43 ईयर में ये पेट्रोलियम के जो रिज़र्व हैं ये ख़त्म हो जाने हैं और शायद इससे पहले ही हो जाए। तो हाउ विल वी कंटिन्यू विद इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट व्हेन वी हैव नो मिनरल्स एंड पेट्रोलियम लेफ्ट। तो हम किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे अगर हमारे पास कोई मिनरल ना बचा, पेट्रोलियम ना बचा, क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे कि कुछ रिसोर्स हैं, जैसे वाटर है जो रीन्यूएबल होता है, जो रीप्लेनिश होता रहता है। जैसे धरती जो जिस पानी को सोखती है वो फिर धरती पे आ जाता है, जिस पानी को हवा सोखती है वो बादल बन के फिर धरती पे बरस जाता है। लेकिन जितनी स्पीड में रिचार्ज करती है धरती अपने आप को, वाटर रिसोर्स को, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में हम वाटर को धरती से निकाल लेते हैं, जिसके कारण जो वाटर लेवल है वो घटता जा रहा है। तो इसको भी जुडिशियस तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी को बचा सकें। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 4 मीटर डेक्लाइन हो गया है पिछले 20 ईयर्स में इंडिया के 300 ज़िलों में। जो 1/3 जो कंट्री का एरिया है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्स को ओवर यूज़ कर रहा है, यानी कि वैसे तो हमें इस पानी को पीने के लिए यूज़ करना चाहिए या डोमेस्टिक नीड्स के लिए,
लेकिन इस पानी को जहाँ एक तरफ खेतों में यूज़ किया जाता है, दूसरी तरफ इसे हम इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। खेतों में और इंडस्ट्रीज़ में हम कैनल्स का वाटर यूज़ कर सकते हैं। नदियाँ बहुत हैं, हमारा देश नदियों का देश है, लेकिन फिर भी हम उन एरियाज़ में जहाँ पर ऐसे पानी को यूज़ या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम जो है तरीके से पानी को यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में, खेतों में, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पीने के पानी से वो काम करते हैं, और पीने के लिए फिर पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी अगले कुछ ही सालों में। और फिर क्या होगा, फिर स्टॉप का निशान दिखेगा हमें कि रिसोर्स ख़त्म हो गए और अब आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकती। बिना रिसोर्सेज के हमें डेवलपमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर नीड होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यहाँ पर नीड पड़ेगी सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट की, ताकि जो हमारा डेवलपमेंट का जो सफ़र है, जो रास्ता है, वो ब्लॉक ना हो। वहाँ पर ये साइन ना दिखे हमें स्टॉप एंड ऑफ रिसोर्स, क्योंकि फिर हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो हमारी दुनिया को डेवलपमेंट की नीड है, क्योंकि बिना डेवलपमेंट के तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की यहाँ नीड पड़ती है, ताकि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया जाए ताकि वो आज की नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा कर पाएँ, और हम इस तरह से यूज़ करें कि फ्यूचर के लिए वो रिसोर्स ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि पुराने समय में जो ट्रेन्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें स्टीम इंजन होते थे और वो कोयले से चलते थे। फिर बाद में इलेक्ट्रिकल इंजन आए ट्रेन के भी और जो इंडस्ट्रीज़ में भी, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम डैम बना के वाटर से प्रोड्यूस करते हैं, जो कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है, या हम टाइडल एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो थर्मल एनर्जी है, ये कोयले को जला के ही बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ फिर वही चीज़ आ गई। तो हम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको यूज़ करके, जो जैसे सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, इनको यूज़ करके, क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्स हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें ताकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो ख़त्म ना हो और फ्यूचर के लिए बचे रहें। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ और समझाया गया है कि क्या है ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट लगातार चलती रहे, डेवलपमेंट रुके ना, क्योंकि रिसोर्स ख़त्म होने से डेवलपमेंट रुकेगी। अगर हम आज यूज़ कर लें रिसोर्सेज को तो डेवलपमेंट आज हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। और अगर हम फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बचाएं और आज की डेवलपमेंट को रोक दें तो भी वो ठीक नहीं होगी बात। तो हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि डेवलपमेंट ना रुके, वो कंटिन्यूसली चलती रहे। रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। रिसोर्स का मतलब यहाँ एनर्जी रिसोर्स से है स्पेशली, या मिनरल्स से है। और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरनमेंट को भी हमने बचाना है। जैसे हम जो हमारा कोयला है या जो पेट्रोलियम फ्यूल है, जो व्हीकल्स में डलने वाला फ्यूल है, वो हम चलाते हैं व्हीकल्स को, तो जिससे जो जहरीली गैसें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो हमने अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है। हमें धरती को एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से बचाना है, लैंड पोल्यूशन से बचाना है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी स्वच्छ रहे और हमारी डेवलपमेंट भी चलती रहे। क्योंकि डेवलपमेंट के कारण हमारी धरती के एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। डेवलपमेंट तो हमने कर ली, लेकिन हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा जो है हानि पहुंचाई है, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ खुद खतरे में पड़ गई है। तो हमें ज़िंदा रह भी रहना है तो एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना होगा। और ये जब तीनों चीज़ें एक साथ होंगी तभी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, यानी कि रिसोर्सेज के यूज़ को कम करना होगा, रीयूज़ करना होगा। जैसे जो मिनरल्स हैं उसको रीयूज़ किया जा सकता है, खासकर जो मेटल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स को रीयूज़ किया जा सकता है। वाटर को रीयूज़ किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक है, उसे रिसाइकल करके उसके दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। और रिड्यूस तो करना ही है कि हमें कुछ चीज़ों को यूज़ को कम करना है, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को भी ना हानि पहुँचाएँ, फ्यूचर के लिए भी बची रहें, और जो है डेवलपमेंट भी चलती रहे। तो एफिशिएंटली एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करना है, जुडिशियस यूज़ करना है। इसके लिए जैसे कि एक अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो जाए, क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है कि जो कारें हैं वो पानी से चलें। अब पानी की तो धरती पे कोई कमी नहीं है, 71% वाटर ही तो है, चाहे वो साल्ट है, पीने का नहीं है साल्टी वाटर, लेकिन कार तो चला सकते हैं हम उस पर।
क्योंकि का जो वाटर है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो वाटर है वो 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर इन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग कर लिया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं उनको तोड़ के अलग कर लिया जाए वाटर से, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल गैसेज हैं। हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, आपने सुना होगा शब्द हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन से बम बनाए जा सकते हैं जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ऑक्सीजन जो है उसके बिना तो धरती पे आग ही नहीं जलती, फ्यूज़न ही नहीं हो पाता। तो दोनों को यूज़ अलग अलग करके उससे वाटर से जो है वो कोई भी व्हीकल चलाया जा सकता है, उसको वाटर को फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। और वाटर तो धरती में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और ऊपर ही अवेलेबल है, अंदर से भी निकालने की नीड नहीं है। जब हम वाटर को बचाने की बात करते हैं तो हम पीने के पानी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो साल्टी वाटर है समुंदर का वो तो बहुत है धरती पे, उसकी कोई कमी नहीं है, उसे हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और वाटर के जलने से पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो हमारा एनवायरनमेंट भी बच जाएगा और फ्यूचर की नीड भी जो है एनर्जी की वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं लास्ट स्लाइड में कि जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो एक तरफ हमारी डेवलपमेंट को जारी रखेगी क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी। दूसरे नंबर पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बचा रहेगा और तीसरे नंबर पे हमारी डेवलपमेंट भी चलती रहेगी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि उनको भी रिसोर्सेज की नीड होगी, उनको भी डेवलपमेंट की नीड होगी। अब ये ग्लोबल कंसर्न है, ये किसी एक कंट्री के या एक व्यक्ति के सोचने की बात नहीं है, इस पे पूरी दुनिया को मिलकर सोचना होगा और सभी देशों को साथ आके जो है काम करना होगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पे। और इसके लिए जो है अलग अलग टाइम पे समिट्स भी हुई हैं, जैसे रियो समिट है, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, या रियो दी जेनेरियो में, या क्योटो प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से यूएन के अंडर, यूएनडीपी के अंडर कई तरह के जो रेजोल्यूशन है वो पास हुए हैं ताकि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को भी बचाया जा सके, एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके और डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रहे। तो इस तरह से अगर हम डेवलपमेंट कर पाए तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो में जो डिस्कस किया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके या आस्क डाउट में मैसेज करके। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।